Good morning to all. Welcome to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the fatal accident. This is also the part of Workmen Compensation Act. Section 10A और 10B है ये, जो आपके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ही आता है. इट्स इन 1923. फैटल एक्सीडेंट. तो इसी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं. अगर प्रीवियस पार्ट्स आप लोगों ने मिस कर दिए हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से जुड़े हुए प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं. उसमें भी काफी सारा पोर्शन आपका कवर है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का. फर्स्टली ये जानने के लिए कि फैटल एक्सीडेंट में कंपनसेशन एक्ट के लिए क्या बताया गया है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज को अगर दिया जा रहा है तो वो कितना दिया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये रिक्वायर्ड है कि आपको ये पता हो कि फैटल एक्सीडेंट होता क्या है. व्हाट इज दी फैटल एक्सीडेंट? तो फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि ऐसे कुछ एक्सीडेंट होते हैं ना जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एक तरह से प्राण घातक. तो वो प्राण घातक या हम कहते हैं डेडली इंजर्ड. तो इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सामने वाला बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसकी जान भी जा सकती थी. तो इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं ये फैटल एक्सीडेंट कहलाते हैं. तो इसके लिए जो हमारा कंपनसेशन एक्ट है 1923, उसने कुछ प्रोविजंस दिए हैं. ये प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 10A और 10B में कि अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट फैक्ट्री के अंदर होता है तो क्या करना चाहिए. तो इन्होंने बताया है 10A में, दैट इज पावर टू रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैटल एक्सीडेंट, कि एक पावर होती है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर से स्टेटमेंट मांगा जा सकता है फैटल एक्सीडेंट के रिगार्डिंग. यहाँ पर क्या होता है कि एक कमिश्नर जो होता है, अगर उसको, है ना, किसको, कमिश्नर को कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रोमाइसिस में कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कि फैटल एक्सीडेंट है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कि फैटल एक्सीडेंट है, तो वो क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर से वो उसके लिए स्टेटमेंट मांगता है. तो उसके लिए वो क्या करेगा कि फैटल एक्सीडेंट के लिए का जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से एक नोटिस जो है वो जो भी वर्कमैन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उसके एम्प्लॉयर को वो भेजेगा. ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही उसे भेजना पड़ेगा. तो कमिश्नर को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, एक्सीडेंट की, तो उसने क्या किया, रजिस्टर्ड पोस्ट से एम्प्लॉयर को एक नोटिस भेज दिया. ठीक है. अब एम्प्लॉयर को क्या करना है उसके बाद, तो ये जो फैटल एक्सीडेंट है इसमें जब उसके पास इंफॉर्मेशन आई, एम्प्लॉयर को जब पता चला, नोटिस उसको मिल गया है, तो ही हैज टू सबमिट एन स्टेटमेंट. उसे एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है जिसमें वो सारे सर्कमस्टेंसेस मेंशन करेगा जिसकी वजह से उस वर्कमैन की जो है वो डेथ हुई है. ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन करेगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई है या फिर वो बैडली इंजर्ड हुआ है. वो सारी चीजें वो उसमें मेंशन करेगा. ये किसका काम हो गया, एम्प्लॉयर का. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद ये एम्प्लॉयर जो भेजेगा ये किस फॉर्मेट में भेजेगा, ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, उसको फिल करके ये भेजेगा अपना सारा स्टेटमेंट. और कब भेजेगा, तो इसके लिए भी एक टाइम लिमिट गिवन रहती है कि जब इसको नोटिस मिला है उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज, विद इन द 30 डेज इसको उस एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी कमिश्नर को. यहाँ तक क्लियर है. होगा. इसके अलावा जब ये 30 दिन के अंदर ये 30 डेज के अंदर जब अपना नोटिस भेज देता है, तो उसके अलावा भी कुछ इसको काम करने पड़ते हैं. वो ये कि लाइक ये इंडिकेट करता है कि ये उसे कंपनसेशन, जो वर्कमैन है उसे कंपनसेशन देने के लिए लायबल है या नहीं है. हम प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि किन कंडीशंस में एम्प्लॉयर लायबल होता है और किन कंडीशन में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता है. तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वो लायबल होता है कि अगर डेथ हुई है तो उसे कंपनसेशन देना है या नहीं देना है, वो सारे सर्कमस्टेंसेस वो मेंशन करता है. तो अगर वो लायबल है, इफ ही इज लायबल टू गिव द कंपनसेशन, तो इन दैट केस विद इन द 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, जो नोटिस आया है उसके अंदर ही अंदर वो क्या करेगा, डिपॉजिट कर देता है. ठीक है, जो कंपनसेशन का पैसा है वो डिपॉजिट कर देगा वो, अगर वो लायबल है तो. लेकिन इन केस इफ ही इज नॉट लायबल, अगर वो लायबल नहीं है,
तो वो स्टेटमेंट देगा वो सारा, जो कि डिस्क्लेम करेगा उसकी लाइबिलिटीज को, उससे रिलेटेड वो सारा, मतलब वो अगर लाइबल नहीं भी है तो वो सारा कुछ लिखकर भेजेगा कि ये कारण है, इस वजह से मैं लाइबल नहीं हूं। इस तरह से वो सारी चीजों को भेजेगा। ये बताया गया है आपका सेक्शन 10A में। ठीक है, आता है सेक्शन 10B, इसी का ही सेक्शन 10B, मतलब फैटल एक्सीडेंट में एक तो केस हो गया जहां पर कमिश्नर को इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो कमिश्नर ने जब इंफॉर्मेशन मिली तो उसने एम्प्लॉयर को नोटिस भेज के इंफॉर्मेशन ली कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे हुआ है, इसकी जानकारी मुझको दीजिए। ठीक है, दूसरा केस ये होता है इसमें कि एम्प्लॉयर को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर जानता है कि ऐसा कुछ केस हुआ है, तो इस केस में सेक्शन 10B बता रहा है रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट, रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एंड सीरियस बॉडी इंजर। तो ये जो सीरियस बॉडी इंजरीज, इसके रिगार्डिंग वो यहाँ पर रिपोर्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट केस में एम्प्लॉयर जो था उससे इंफॉर्मेशन ली गई थी, किसके थ्रू? कमिश्नर के थ्रू। जो सेकंड केस है इसमें एम्प्लॉयर खुद इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कमिश्नर ने ली थी इंफॉर्मेशन इससे, और यहाँ एम्प्लॉयर खुद कमिश्नर को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सेक्शन 10B में क्या हो रहा है आपका, एक नोटिस जो रहता है वो गिवन रहता है किसी भी अथॉरिटीज को, यानी कि वो बेसिकली वो कमिश्नर ही रहता है। तो a notice is required to given to any authorities by or on the behalf of the employer of any accident occurring to his premises which result in death or serious bodily injury। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयर होता है वो एक नोटिस जो है वो तैयार करता है, सारी डिटेल उसमें मेंशन करता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो एक्सीडेंट हुआ, और वो एक रिपोर्ट तैयार करके देता है किसको? कमिश्नर को। और कितने दिनों के अंदर देना पड़ेगा इसे? 7 डेज के अंदर इसको देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेकंड वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत इजी है। फर्स्ट आपका क्या आ गया कि जब कमिश्नर को पता चला, उसने एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन ली, और सेकंड में एम्प्लॉयर ऑलरेडी जानता था तो उसने अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सबमिट कर दी। दैट्स इट। ठीक है, बट एक चीज आपको और इसमें ध्यान देनी है फैटल एक्सीडेंट में, वो ये है कि ये जो सेक्शन है आपका फैटल एक्सीडेंट वाला, ये उन फैक्ट्रीज पे अप्लाई नहीं होता है जो ऑलरेडी अपने आप को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड करा चुके हैं। ठीक है, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि अगर एक ही एक्ट चलेगा, अगर कंपनसेशन एक्ट चल रहा है तो ईएसआई एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा, और अगर ईएसआई एक्ट अप्लाई है तो कंपनसेशन एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी फैक्ट्री में ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है तो उस केस में यहाँ पर ये जो कंपनसेशन एक्ट का जो ये फैटल एक्सीडेंट वाला जो पोर्शन है ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा कि फैटल एक्सीडेंट क्या होता है और कैसे उसको डील किया जाता है कंपनसेशन एक्ट में। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।